हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ वंदना मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हमने कल अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी, हमने देखा था कि मतलब लास्ट की वीडियो पूरी नहीं हो पाएगी, तो मैं उस वीडियो को पहले तो मैं कवर करके पूरा ख़त्म कर देती हूँ। फिर आज से हम कुछ सेशंस करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि टुमारो यानी आज से हम 2 वीडियोस लेकर आएंगे जो हमारी PYQ बेस्ड होंगी। और ये सिर्फ PYQ ही नहीं होंगी, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। जैसे आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते समय क्लियर भी करेंगे। तो पेपर 1 में रिसर्च को लेकर आ रही हूँ और पेपर 2 अगर मेरा ज्योग्राफी है जैसे, तो मैं ज्योग्राफिकल थॉट यानी हमारी जो यूनिट नंबर 8 है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं शोध अभिवृत्ति। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, हम UGC नेट JRF के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे MP सेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिसर्च के बारे में आता है, तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन मेनली फोकस ये UGC नेट वालों के लिए, और MP सेट वाले भी इसको देख सकते हैं। तो जानते हैं हमारा पेपर 1 की यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है या फिर कोई भी टॉपिक कवर करना है, सबसे पहले उसका सिलेबस देखा करिए। ठीक है, सिलेबस देखते हैं इसका क्या है। तो सिलेबस क्या बोल रहा है इसका। पहला टॉपिक है रिसर्च, यानी हमें क्या पढ़ना है, रिसर्च के बारे में पढ़ना है, उसकी मीनिंग्स देखनी है, उसके टाइप्स देखने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। देन पॉजिटिविज्म क्या होता है ये समझना है, एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद और पोस्ट पॉजिटिविज्म को कहते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद। सेकेंड टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कौन कौन से मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम प्रयोगात्मक बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। ये सारी की सारी हमारी क्या है, मेथड से यानी कि हमारी पद्धतियां हैं। यानी अगर हम शोध को कर रहे हैं, हम रिसर्च को कर रहे हैं, तो उसमें यूज़ आने वाली कौन कौन से मेथड्स हैं, हम उनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च हम कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का ही है ये पोर्शन। ठीक है, UGC नेट सिलेबस का है। नेक्स्ट है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, जिसके अंदर हम फॉर्मेट को पढ़ेंगे एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। ठीक है, संदर्भ की शैली को पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, एंड द लास्ट टॉपिक इज रिसर्च एथिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल यही ज़्यादातर चल रहा है ये टॉपिक। यानी UGC जो क्वेश्चन, उसका UGC का फेवरेट टॉपिक बन चुका है रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। आज के स्टार्ट करते हैं PYQs। ठीक है, मैं जो PYQ लेकर आई हूँ वो मैं 2023 का लेकर आई हूँ PYQ। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसमें क्वालिटी कंटेंट होगा और टू द पॉइंट बात होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च कंपोनेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी आपको कुछ रिसर्च के कंपोनेंट्स दिए होंगे, उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाने हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला सीक्वेंस क्या है, प्रिपेयरिंग अ रिसर्च प्लान। सेकेंड, कलेक्टिंग डेटा। थर्ड नंबर है ड्रॉइंग कंक्लूजन। फोर्थ, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट इज एनालाइजिंग डेटा। यानी देखो पहले क्वेश्चन को समझो, ये हमारे क्वेश्चन के क्या हैं, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको रिसर्च के कंपोनेंट बनाने, यानी रिसर्च कैसे शुरू होती है उसके ऑर्डर के सीक्वेंस में लिखना है रिसर्च के। ठीक है, तो तुम बताओ रिसर्च में सबसे पहले हम क्या करते हैं। ठीक है, रिसर्च में क्या करते हैं, क्या हम रिसर्च में पहले प्लान बनाते हैं, या हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, या फिर पहले हम कंक्लूजन निकालते हैं, या फिर हम रिसर्च के क्वेश्चन को ढूंढते हैं, या फिर हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो अगर मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दूंगी तो तुम लोग बोलोगे हाँ D वाला पॉइंट तो लग रहा है कि पहले हम रिसर्च के क्वेश्चन को ढूंढते हैं, यानी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को ढूंढते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी पहले मैं इसको लगा दूंगी। अब सोचो, मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, अब क्या करूँगी मैं, क्या मैं डेटा बनाऊंगी, क्या मैं कंक्लूजन देखूंगी, क्या मैं डेटा को एनालाइज करूंगी, या मैं प्लान बनाऊंगी, बताओ, सोचो, थोड़ा टाइम लो। तो हमने जैसे क्वेश्चन बनाया, तो क्वेश्चन बनाने के बाद हमने रिसर्च का क्वेश्चन बना लिया ना, यानी अब हम बनाएंगे रिसर्च का कोई ना कोई प्लान। ठीक है, हम बनाएंगे रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन। हम क्या बनाएंगे, रिसर्च
डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, मान लिया मैंने रिसर्च डिज़ाइन बना लिया, सेकंड प्रेफरेंस इसको दे देते हैं। अच्छा जरा ऑप्शन देखें एक बार, ऑप्शन भी देखना चाहिए। जैसे मैंने पहला वाला डी लिया था, तो देखो डी कहाँ आ रहा है, ये तो हमारा एक से ही हो गया है ना, डी आ गया, ए आ गया, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने रिसर्च का क्वेश्चन लिया, फिर हमने रिसर्च का प्लान बनाया। अब प्लान तो बना लिया, अब डेटा पहले कलेक्ट करोगे कि डेटा को पहले एनालाइज करोगे, दिमाग लगाओ जरा। डेटा कलेक्शन पहले आएगा कि डेटा का एनालिसिस आएगा? अरे जब डेटा कलेक्ट ही नहीं करेंगे पहले, तो एनालाइज कब करेंगे, है ना? तो पहले हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, फिर हम डेटा का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कंक्लूजन, है ना? लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 यानी DABEC। ठीक है, तो याद रखना ये कि पहला हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, फिर रिसर्च की डिज़ाइन या उसकी प्लानिंग की बात करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे डेटा को, और कंक्लूजन अपना ड्रॉ करेंगे। सो ये वाला क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आया होगा, और ये PYQ में आया हुआ है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, एक मिनट, हाँ, Which of the following software are used to check plagiarism? अब ये प्लेगरिज्म तो नया वर्ड आ गया। अच्छा, तुम लोगों को मैंने सिलेबस में अभी रिसर्च एथिक्स नाम लिया था, तो ये रिसर्च एथिक्स के टॉपिक का ही क्वेश्चन है कि आपको, जैसे मान लो, देखो मैं प्लेगरिज्म पहले समझा देती हूँ, प्लेगरिज्म होता क्या है। ठीक है, एक बार प्लेगरिज्म एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले सुनो क्या होता है। जैसे मान लो हम कोई भी रिसर्च जब जमा करने जाते हैं, जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है और जब हम अपनी थीसिस को जमा करने जाते हैं, तो जब थीसिस को जमा करने से पहले इसको एक सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और चेक किया जाता है कि हमारी जो रिटर्न यानी जो हमने रिसर्च करी है क्या वो ओरिजिनल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने ऐसी कहीं से ले आके रख दी हो, ऐसी कहीं से बना दी हो, किसी की कॉपी कर ली हो। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। मान लो मेरी रिसर्च, मान लो ऐसा कुछ हो गया कि मैंने किसी का कंटेंट लिया हो और मैंने उसका रेफरेंस नहीं दिया। सपोज करो मैंने किसी ऑथर का रिसर्च पेपर देखा और उसमें मुझे कोई अच्छा लगा, तो मैंने उसका नोट करके अपने रिसर्च पेपर में डाल दी, लेकिन मैंने उनका नाम ही नहीं लिखा कि मैंने इनसे कॉपी किया, इनसे कॉपी नहीं किया है। तो उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक चोरी। ठीक है, तो प्लेगियरिज्म पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को निपटाएंगे। ठीक है, सो देखो प्लेगियरिज्म पढ़ते हैं क्या होता है। हाँ, प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म मीन्स यूजिंग समवन एल्स वर्क, यानी किसी और के काम को यूज करना विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। यानी सपोज करो किसी ने मेरा, कल को मान लो मेरी रिसर्च पब्लिश हुई, ठीक है, मान लेते हैं, और फिर मान लो किसी ने मेरी रिसर्च से कोई एक टॉपिक ले लिया, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं कि हमने वंदना से लिया है या फिर किसी और से लिया है ना, उन्होंने मुझे क्रेडिट ही नहीं दिया। तो अगर हम किसी को क्रेडिट नहीं देते हैं तो वो किस में आता है? प्लेगरिज्म के अंदर आता है। इन अकेडमिक राइटिंग प्लेगरिज्म इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड्स, हम किसी के वर्ड्स को कॉपी कर लें, किसी के आइडिया को कॉपी कर लें, किसी की इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लें और उसको साइटिंग नहीं करें, यानी उसका नाम कहीं भी नहीं लिखें। जैसे कहते हैं ना, अपन किसी की कंटेंट को यूज़ कर लें और फिर उसको रेफरेंस ही ना दें, है ना, कि आपने ये कहाँ से लिखा है, तो वो रिसर्च के अंदर उसको प्लेगरिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद समझेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू चेक प्लेगरिज्म। अब कुछ मैंने टूल्स लिखे हैं, ये भी PYQ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सीरियसली लीजिएगा, ये एक PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इनमें से कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम ये चेक करते हैं कि प्लेगरिज्म है या फिर नहीं है, आपने साहित्यिक की चोरी करी है या फिर नहीं, और करी है तो कितने % करी है और कितने नहीं करी, ये सब चेक करते हैं। तो देखो, पहला है टर्निटिन, ईव्यू, स्कॉपस, उरकुंड और क्यूटेक्स्ट। ठीक है, इनको तो हम याद करेंगे ही करेंगे जो इनमें से हैं। उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा नेम भी लिख के लाई हूँ सॉफ्टवेयर के, जिनको आपको याद करना है। ठीक है, तो देखो इसमें से पहले बता देती हूँ, टर्निटिन होता है जिससे हम चेक करते हैं, उसके अलावा उरकुंड भी होता है और क्यूटेक्स्ट भी होता है। ये 3 हमारे ऐसे हुए हैं जिससे हम प्लेगरिज्म को चेक करते हैं, बाकी ये 2 नहीं है। तो हमें ऑप्शन देखना है ADE, यानी हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, तो आपको पहले क्या याद रखना है, प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? पहला है टर्निटिन, देन उरकुंड
और लास्ट है क्यू टेक्स्ट। अब कुछ ऐसे नाम हैं सॉफ्टवेयर के जिनको आपको याद करना है, और अभी के अभी मैं कह रही हूँ याद ही कर लेना या फिर लिख लेना इसको। तो पहला है राइटर, ठीक है। इस राइटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे प्लेगरिज्म चेक किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रामरली, फिर है कॉपीस्केप, क्यू टेक्स्ट, प्लेगस्केन, ठीक है, वाइपर, है ना, वाइपर, आइथेंटिकेट, पेपर रेटर, डुप्ली चेकर, प्रो राइटिंग एड एंड नॉप्लैग, NOPLAG। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हैं जो PYQs में आ चुके हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी जहाँ प्लैग करके लिखा होगा, प्लैग स्कैन, प्लैग चेकर, तो वो समझ में ही आ रहा है कि वो प्लेगरिज्म का ही सॉफ्टवेयर है। सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो मैंने लिखा भी है नोट बना के। हमें जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो हमें रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। मान लो मैंने रिसर्च करी कल को, ठीक है, और रिसर्च में मुझे किसी का कॉपी करना है, तो मुझे उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंसिंग करनी पड़ती है इन रिसर्च, वी शुड मेंशन इट। तो हमें उन व्यक्ति का उनका नाम लिखना पड़ता है जिनकी रिसर्च को आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिनके रिसर्च से आप कुछ ना कुछ ले रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई रिसर्च की कॉपी करने की। अब एक बात ऐसी भी होती है ना कि कुछ यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जैसे सन इज राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। ये तो साइंटिफिक फैक्ट हो गए, है ना, न्यूटन के लॉज हो गए, ये तो साइंटिफिक फैक्ट हो गए, यूनिवर्सल लॉज हो गए। क्या इनमें भी प्लेगरिज्म लगता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, कुछ एरियाज को छोड़ दें, ठीक है, कुछ एरियाज को अगर हम हटा दें तो ऐसी कुछ एरियाज भी हैं हमारे पास जिसमें प्लेगरिज्म नहीं लगता है, यानी उसको हम क्या कर देते हैं, वी एक्सक्लूडेड। तो कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लेगरिज्म चेक। जब हम प्लेगरिज्म चेक करते हैं तो इन बातों को हम ध्यान रखते हैं कि अगर ये बातें आ रही हैं हमारे रिसर्च में तो प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। प्लेगरिज्म क्या माना जाएगा? प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। पहला है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जानते ही हो, है ना, किसी का नाम दे देना, किसी की बुक का ये सब कर देना, बिब्लियोग्राफी वगैरह। अगर किसी के रिसर्च में बिब्लियोग्राफी लिखी है तो उसको हम नहीं करेंगे, उसको प्लेगरिज्म नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, कोट आपने किसी का कॉपी कर लिया, फ्रेसेस कर लिया, स्मॉल मैचेस अप टू 14 वर्ड्स, आपने किसी के 14 शब्द लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के रिसर्च से 0 से लेके 14 वर्ड्स लिख लिए, तो उसको प्लेगरिज्म के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। मैंने कोई फॉर्मूला लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने a+b का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, या फिर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, तो इनमें भी हम क्या नहीं करते हैं, प्लेगरिज्म नहीं मानते हैं, ठीक है। मैंने कोई भी साइंटिफिक लॉ, कोई भी यूनिवर्सल लॉ मैंने लिख दिया, ठीक है, उसमें भी प्लेगरिज्म नहीं मानते हैं। मैंने किसी इंस्टीट्यूट का नाम, मैंने IIT दिल्ली का नाम लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया, तो उसमें भी प्लेगरिज्म नहीं मानेंगे। हमने किसी डिपार्टमेंट का भी नाम लिख देंगे तो उसमें भी प्लेगरिज्म नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ आपकी पूरी रिसर्च में अगर 1% की सिमिलैरिटी है, यानी 1% मटेरियल किसी से मिल रहा है, तो उसको भी प्लेगरिज्म के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात तो होगी प्लेगरिज्म, हमने वो बातें हैं जिनमें प्लेगरिज्म नहीं देखा जाता है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने प्लेगरिज्म के अंदर वो पकड़ा गया, यानी उसकी रिसर्च कॉपी करी हुई मिली, तो क्या कोई पनिशमेंट भी मिलती है उसको? तो हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पक्का क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। एक बार इसको लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, लेवल ऑफ प्लेगरिज्म, यानी जो हम साहित्यिक चोरी करते हैं ना, उसके कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे पहला लेवल है लेवल नंबर 0, यानी अगर आपकी रिसर्च में 10% आइटम कॉपी किया हुआ है तो आपको कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी सज़ा, कुछ भी कह सकते हो, वो नहीं मिलती, आप बच जाते हो। ये लेवल 0 के अंदर आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 1 क्या होता है? अगर आपकी रिसर्च 10 से लेके 40% के बीच में आ रही है, यानी आपने 10 से लेके 40% तक किसी का कंटेंट कॉपी किया है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो रिसर्च की जो थीसिस है उसको आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर, उसको सुधार कर। और अगर आप किसी रिसर्च पेपर से पब्लिश करा रहे हैं तो फिर उनको वो स्क्रिप्ट दोबारा उसको पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल नंबर 2 की। लेवल नंबर 2 का जो प्लेगरिज्म है वो ये कहता है, अगर आपने 40 से लेके 60% तक किसी का कॉपी किया है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 1 साल के लिए हटा देंगे, 1 साल के लिए आपको मना कर देंगे कि 1 साल तक आपको कोई भी अपनी थीसिस सबमिट नहीं करनी है। और अगर आप किसी रिसर्च पेपर से पब्लिश करवा रहे हैं ऑथर वगैरह से, तो उनको 1 साल के लिए उनको ही मना कर दिया जाएगा, उनका 1 साल का इंक्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। और साथ ही साथ कोई जो सुपरवाइज़र है
वो जो स्टूडेंट को सुपरवाइज कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट की थीसिस कैंसिल हुई है, तो वो भी 2 साल तक किसी भी नए स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते। सोचो, अगर आप मतलब अपने साथ साथ अपनी रिसर्च तो पब्लिश कर ही नहीं पाओगे, साथ ही में अपने सुपरवाइजर को भी ले डूबोगे, उनको भी 2 साल तक बैठा दोगे कि 2 साल तक आप कोई भी नए बच्चे को गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट आता है लेवल नंबर 3, जो बहुत ही खतरनाक लेवल की हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लेगरिज्म। हाँ, ये अबव 60%। अगर आपने किसी का 60% से ज़्यादा किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया तो वो लेवल 3 के अंदर आता है। ठीक है, स्टूडेंट प्रोग्राम हाँ, तो हमारा जो JRF बेचारा जो होता है वो हमारा हो जाएगा कैंसिल। क्यों हो जाएगा कैंसिल? क्योंकि हमने 60% पूरी कॉपी कर ली है ना। हमारा जो PhD प्रोग्राम है पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल। और हमारे जो रिसर्च जो छापने वाले भैया हैं, ऑथर भैया, वो क्या करेंगे? उनको भी 2 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो हमारे सुपरवाइज़र साहब हैं उनको भी नए स्टूडेंट 3 साल तक वो नए स्टूडेंट कोई भी गाइड नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंटेंट। ये हमने सिर्फ कंटेंट पढ़ा है लेवल ऑफ प्लेगरिज्म पर। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो करें क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है ना उसी पे क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है जिसने अपनी PhD सबमिट करी है। अ स्टूडेंट सबमिट PhD थीसिस इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, बच्चे ने हमने बनाई PhD की थीसिस बनाई और इसको यूनिवर्सिटी में सबमिट करने जा रहे हैं। अपॉन स्क्रूटनी, जब उसकी PhD को चेक किया गया, इट इज़ फाउंड दैट हिज हर थीसिस हैज़ सिमिलैरिटी कंटेंट ऑफ 35%। यानी उसमें उसकी जो थीसिस है उसमें कितना कॉपी मटेरियल है? 35%। अच्छा, 35%, ठीक है, चलो आगे देख पढ़ते हैं। दिस वुड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्लेगरिज्म अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन। तो UGC रेगुलेशन के अंदर कौन से ऑप्शन में 35% को मानेंगे? लेवल 0 के अंदर आएगा, 1 के अंदर आएगा, 2 के अंदर आएगा, 3 के अंदर आएगा? आप लोग पहले सोचो, फिर मैं बताती हूँ। तो सोच लिया। लेवल 0 क्या होता है? जिसमें 10% तक मानते थे। लेवल 1 क्या होता है? 10 से लेके 40% तक। लेवल 2 क्या होता है? 40 से लेके 60 तक। और लेवल 3 तो बहुत ही खतरनाक है, 60% से ज़्यादा। तो 35% किस में आएगा? आंसर आ गया समझ में? 35% आएगा लेवल 1 के अंदर। सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, जस्ट वेट। हाँ, ठीक है, अब एक क्वेश्चन को और समझते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने लेवल 2 का प्लेगरिज्म कर चुका है, यानी उनकी जो उनके साथ हो चुका है, लेवल 2 वाला खेल हो चुका है। लेवल 2 का मतलब क्या होता है? इन्होंने देखो, लेवल 0 तो होता है 10%। ठीक है, लेवल 1 होता है 10 से लेके 40 तक, और लेवल 2 कितना होता है? लेवल 2 होता है 40 से लेके 60% वाला केस। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है, इन्होंने लेवल 2 का प्लेगरिज्म कमिट कर लिया है ना, ये सब कर लिया है, इन्होंने थीसिस कर ली है, लिख ली है अपनी, और देखा गया है कि इनका लेवल 2 पाया गया है। अब ये बताना है कि लेवल 2 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को क्या पनिशमेंट मिलती है। तो बताओ, पहला ऑप्शन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई करना। डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। उनको 1 साल के लिए बैठा देते हैं कि आप बैठिए, चाय पानी पीजिए, 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन, उनको 6 महीने के लिए बैठा देते हैं। थर्ड ऑप्शन, उनसे कहा जाता है कि ऐसा कोई बात नहीं, आपने कॉपी तो करी है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, अगले साल मतलब आपको 1 साल का टाइम दे देते हैं, 1 साल के अंदर जमा कर दो। चौथा ऑप्शन, अरे कोई बात नहीं, चलो आपने कर ही दिया है, आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। उनको कह देंगे कि कोई बात नहीं, हो गया है जो हो गया है, अब 6 महीने के अंदर आप जमा कर दो। तो आप लोगों को बताना है इन चारों में से ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो लेवल 2 की पनिशमेंट को डिफाइन करते हैं, यानी लेवल 2 अगर आप कर देते हो तो उसमें से ये सब आता है। तो ज़रा देखो, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, सो अगर मैं लेवल 2 देखूँ, क्या बताया था लेवल 2 के अंदर? कि लेवल 2 के अंदर स्टूडेंट्स आर डिबार्ड फॉर 1 ईयर, यानी वो 1 साल तक कुछ भी सबमिट नहीं कर सकते। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा बोल रहा है 1 साल तक कुछ भी सबमिट नहीं कर सकते? वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप 6 महीने के अंदर टाइम दे देते हैं तो आप जमा कर दो, या फिर 1 साल का टाइम देते हैं जमा कर दो, नहीं, वो सीधा बोल देते हैं 1 साल तक बैठे रहो, 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, और उन लोगों के साथ क्या होता है जो उनके साथ मिले होते हैं? हाँ, उनके साथ मिले होते हैं, उनका भी भाई ध्यान रखना पड़ेगा ना।
कैसे ध्यान रखते हैं उनका? जो ऑथर होता है या जो प्रिंट करने वाला होता है उसको 1 साल के लिए उसकी मैन्युस्क्रिप्ट छूट जाती है और सुपरवाइज़र को बोल देते हैं भाई साहब बैठ जाओ, 2 साल तक आपको कोई भी नया स्टूडेंट नहीं लेना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेशन। 20 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा था 20 मिनट की वीडियो होगी PYQ सेशन। इसी तरीके से और क्वेश्चन मैं विथ टॉपिक के साथ लेकर आऊँगी। जैसा आज टॉपिक हमारा ठीक ठाक था, प्लेगरिज्म था। प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस करे, लेवल ऑफ प्लेगरिज्म डिस्कस करा, और कुछ ऐसे ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये 2023 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो इसी तरीके से हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे और अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे के जा रही हूँ और आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे सेशन को, और इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा होमवर्क वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। जब हम रिसर्च करते हैं ना तो उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। पहला क्या है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सेकंड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। थर्ड है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फोर्थ है कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड लास्ट ऑप्शन इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। ये आपके पास ऑप्शंस है, तो इन ऑप्शंस का यूज़ करके हमें अपनी रिसर्च को कंप्लीट करके बताना है कि रिसर्च का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल एंजॉय एंड स्टे ट्यून्ड।